हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एज यू ऑल नो कि हम ऑलरेडी 9 चैप्टर्स के नोट्स आपको दे चुके हैं आपके बायोलॉजी के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उन नोट्स को उन वीडियोस की मदद से समझ सकते हैं। तो गाइज प्लीज अभी जाइए और उन नोट्स को जरूर डाउनलोड कीजिए, बिकॉज वो नोट्स बेस्ट नोट्स हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो वेलकम बैक गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और अगर ये लेक्चर पसंद आता है और इन नोट्स आपकी कहीं भी हेल्प करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो नोट्स हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज सभी नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है उन सभी को चेंज किया गया है, यानी कि उन सभी को एक तरीके से नोट्स के फॉर्म में इन्फॉर्म किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे चैप्टर के नेम का मीनिंग। ओके, तो चैप्टर के नेम का जो मीनिंग बनता है वो बनता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारा दही कैसे बनता है, दही भी एक बैक्टीरिया की मदद से बनता है, राइट। तो वो माइक्रोब किस लिए है? एक हेल्पफुल काम के लिए है, ठीक है। वो हमारे ही भले के लिए माइक्रोब वहां पे काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि माइक्रोब्स का यूज कैसे है, माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्पफुल है ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर में, यानी कि उनकी लाइफस्टाइल में और उनकी वेल बीइंग में। ओके, सो माइक्रोब्स जो कि हाउस होल्ड में मिलते हैं, यानी कि घर के अंदर मिलते हैं, और इंडस्ट्रीज में मिलते हैं। इन दोनों की एप्लीकेशंस देखेंगे तो हाउस होल्ड एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले है लैब, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसको हम लैब भी बोलते हैं। लैब प्रोड्यूसेस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स। लैब जो है वो ऐसे एसिड को प्रोड्यूस करता है जो कि कोएगुलेट करता है, यानी कि आगे फॉर्म करेगा अपने आप को और फिर डाइजेस्ट कर लेगा जो मिल्क के अंदर के प्रोटीन्स हैं उन सभी को। लेकिन वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा पार्शियली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपको वर्ड याद रहे यहाँ पर। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड दैट इज एडेड टू द मिल्क फॉर कर्डलिंग एक्ट एज एन इनोक्यूलम कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ लैब्स। जो आप दूध के अंदर, दूध को गर्म करके आप उसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट में आप 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जो आप दही ऐड करते हो, वो किसका काम करता है? वो काम करता है इनोक्यूलम का। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसको वो एक स्टार्ट देता है जिसके अंदर लॉट्स ऑफ लैब्स प्रेजेंट है, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो कि आगे जाके उस दूध को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? दही के अंदर, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होकर कन्वर्ट करेंगे। लैब इनहेंसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। लैब जो है यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंक्रीज कर देता है दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू को, बिकॉज वो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देता है? विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देता है। लैब प्रेजेंट इन स्टमक प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। जो आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो आपको ये सर्दी वगैरह लग जाती है बेसिकली कोल्ड के टाइम पे, या फिर वेदर के चेंजेस से भी आपको जो फीवर वगैरह हो जाता है, इन सभी से आपको कौन बचा सकता है? आपको बचा सकता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? दही खाना चाहिए, बिकॉज दही जो है, दही के अंदर प्रेजेंट है लैब यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट आते हैं फर्मेंटेशन। नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? डोसा एंड इडली डो इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। यानी कि जो डोसा और इडली का आप डो बनाते हो ना, वो किससे बनता है? बैक्टीरिया से, विच प्रोड्यूसेस CO2 गैस एंड गिव्स इट अ पफ्ड अप अपीयरेंस। जो कि उसके अंदर CO2 गैस प्रोड्यूस करता है और उसकी मदद से वो डोसा और इडली का जो बैटर है, जो डो है, वो फूल जाता है। डो यूज फॉर मेकिंग ब्रेड्स। ब्रेड्स के लिए जो यूज किया जाता है, यानी कि आपके जो ये आप ब्रेड्स लेते हो, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड या फिर गार्लिक ब्रेड, जो भी ब्रेड्स होते हैं आपके, इनमें एक ईस्ट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं ब्यूयर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है सैक्रोमाइसिस क्रिविएसे। ओके, ये ईस्ट किसके अंदर यूज होती है? आपके ब्रेड्स को बनाने के लिए, यानी कि उनको पफी बनाने के लिए। टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, जो कि बनती है जिसको आप बेसिकली बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये एक, जिसको हम फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम ट्रीज से फर्मेंटेशन के बाद ये टॉडी बनाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं चीज कैसे बनता है। द बैक्टीरियम प्रोपिनोबैक्टीरियम शमानी इज यूज्ड इन स्विस चीज टू गिव इट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होल्स बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चीज कैसे बनता है? देखिए, जो बेसिकली स्विस चीज होता है, यानी कि जो आप कह सकते हो
पफ्ड अप चीज़ नहीं है, जो नॉर्मल चीज़ है, उसके अंदर ऐड किया जाता है क्या, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, जिसको ऐड किया जाता है और फिर वो उसको उसके होल्स देती है, यानी कि उसके अंदर CO2 को प्रोड्यूस करती है हमारी ये वाली चीज़, और इसको प्रोड्यूस करने के बाद इसके अंदर पफी स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं जिसकी मदद से ये चीज़ बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं रोक्यूफोर्ट चीज़ इज राइपेंड बाय ग्रोइंग सर्टेन फंगाई ऑन देम टू गिव देम फॉर देयर स्पेसिफिक फ्लेवर। रॉकीफोर्ड चीज़ भी होता है जो कि ग्रो की जाती है कई फंगी पर, यानी कई फंजाई पर, ताकि उनको एक स्पेसिफिक फ्लेवर दिया जाए। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है इन बैक्टीरिया वगैरह का, माइक्रोब्स का जनरली। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज माइक्रोब्स आर ग्रोन इन लार्ज वेसल, जिनको हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। काफ़ी लार्ज वेसल्स में माइक्रोब्स को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल fermented beverages, antibiotics, enzymes and other bioactive molecules are prepared using माइक्रोब्स, यानी कि कुछ ऐसी बिवरेजेस यानी कि कुछ ड्रिंक्स होती हैं जिनको माइक्रोब्स की मदद से बनाया जाता है, कई एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनको इनकी मदद से बनाया जाता है, कई एंजाइम हैं जिनको माइक्रोब्स की मदद से बनाया जाता है। इसलिए काफ़ी लार्ज स्केल में माइक्रोब्स को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। अब बिवरेजेस कैसे बनते हैं, सैक्रोमाइसिस क्रिविएसे, जिसको हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं, इज यूज टू प्रिपेयर। आपकी जो वाइन बनती है, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब किससे बनते हैं, ये सब बनते हैं सैक्रोमाइसिस क्रिविएसी से, यानी कि एक माइक्रोब से। डिपेंडिंग अपॉन द आपकी ब्रूअर्स ईस्ट से, विच डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोसेसिंग, किस किस टाइप का रॉ मटेरियल लिया गया है और किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग की गई है, ये सब इस पर डिपेंड करता है। इफ फर्मेंटेड broth is distilled, then brandy and rum are produced, while wine and beer are produced without distillation। यानी कि अगर डिस्टिलेशन कर दिया गया तो आपकी ब्रांडी और रम बन जाएगी, और अगर डिस्टिलेशन नहीं किया गया यानी कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस नहीं यूज किया जाता है इन मेकिंग ऑफ वाइन एंड बियर। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स कैसे बनाते हैं। सर्टेन, वेट अ सेकंड गाइस, ओके, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट ग्रोथ ऑफ देयर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर एवर दे ग्रो, यानी कि कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि अपने जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, चाहे वो जहाँ पर भी ग्रो करें, राइट। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स के अंदर यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, एंटीबायोटिक्स जनरली आप समझ लो कि होती क्या है, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स की मदद से, दैट किल, जो कि किल करते हैं, या फिर रिटार्ड यानी कि ग्रोथ को रोक देते हैं दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को, राइट। डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब होते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को जो माइक्रोब्स रोक देंगे या फिर उनको किल कर देंगे, उन माइक्रोब्स की मदद से बनाई जाती हैं एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम से बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इट बाय चांस व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस। उन्होंने बाय चांस इसको डिस्कवर कर लिया था, जबकि वो किस पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया पे जिसका नाम था स्टेफिलोकोकस। ही डिस्कवर्ड दैट ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस सीजेस इन द कल्चर प्लेस वेयर पेनिसिलियम नोटेटम वाज ग्रोन, कि जो ये बैक्टीरिया था स्टेफिलोकोकस, ये जनरली इसकी ग्रोथ रुक जा रही थी एक टाइम पर, कहाँ पर, जहां पर पेनिसिलियम प्रेजेंट था, राइट। तो इससे इनको पता चला कि ये एक एंटीबायोटिक का काम कर रहा है, ये इसकी ग्रोथ को रोक रहा है। लेटर ऑन इट्स यूज एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चेन एंड फ्लोरी, यानी कि बाद में उन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया था, लेकिन इसका यूज एक इफेक्टिव, एक असरदार एंटीबायोटिक की तरह कैसे किया जाए, ये किया था चेन एंड फ्लोरे ने बताया था। ओके, अब हम आते हैं कुछ केमिकल्स, एंजाइम एंड बायो एक्टिव एजेंट्स पर, जिनमें से कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर इस साइड पर यहाँ पे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर लिखा होगा कि कौन सा सब्सटेंस उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आता है फंगस एस्पेरिलगस निगर। ओके, इससे बनाया जाता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर एसिटाई, जिससे बनाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। उसके बाद बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बटिलिसम, इसको बनाया जाता है बट्रिक एसिड। उसके बाद एक सेकेंड, नेक्स्ट आता है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जिससे आपका लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। तो इनके नाम में ही इनके एसिड का नाम
छुपा हुआ है। ईस्ट एस क्रिविएसी, जिससे इथेनॉल बनाया जाता है, जो कि आप केमिस्ट्री लैब में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होगे, ठीक है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस भी कराते हो। इसके बाद आते हैं बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोका, जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया जाता है, विच इज़ यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड। कईयों के ब्लड के अंदर गांठ बन जाती है, क्लॉट बन जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज होता है, जो किससे बनता है? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। और एक और है यहाँ पर फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ये क्या होता है? ये होता है साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, विच इज यूज्ड एज इम्यून सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होना होता है तो उस टाइम पे एक इम्यून सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। क्या? साइक्लोस्पोरिन, जो बनता है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। नेक्स्ट आते हैं ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरस, जो कि क्या बनाता है? स्टेटिन्स विच लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। यानी कि अगर किसी का हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया है, तो उसको लो करने के लिए किस सब्सटेंस का यूज करते हैं? स्टेटिन्स का, जो किससे बनता है? ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरस से। ओके, अब आते हैं माइक्रोब्स, जिनकी एप्लीकेशन है सीवेज ट्रीटमेंट में और बायोगैस के प्रोडक्शन में। यानी कि सीवेज में हेल्प करते हैं जो माइक्रोब्स, और बायोगैस के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीवेज में। सीवेज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन बेसिकली एक्सक्रीट करते हैं, जो ह्यूमन अपना वेस्ट निकालते हैं, उसको बेसिकली सीवेज कहा जाता है। तो इट में कंटेन मेनी माइक्रोब्स, यानी कि उसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रोब्स हो सकते हैं जो कि पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। सीवेज डिस्पोजल इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये हमारे कंट्री के अंदर या हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सीवेज डिस्पोजल की। सो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिस्पोज इनटू रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स। आप नदी तालाब के अंदर डायरेक्टली इसको नहीं डिस्पोज कर सकते हो, नहीं इस वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो जाके। सो इसलिए इट हैज़ टू बी ट्रीटेड फर्स्ट, इसलिए इसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा किसके अंदर? एसटीपी के अंदर, विच मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सीवेज इटसेल्फ एड इन इट्स ट्रीटमेंट। जो कि माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर, वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। वो खुद ही उसकी हेल्प करते हैं उसके ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर उनकी हेल्प करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज जो है उसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इट इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल, यानी कि फिजिकली जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। इनिशियली सीक्वेंटल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिस, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस वाइज फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है ताकि वहाँ से जो ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं, जो तैर रहे हैं बेसिकली वेस्ट, उसको पहले हटाया जाए। उसके बाद उसको ग्रिट किया जाएगा। ग्रिट मीन्स सॉइल और स्मॉल पेबल्स को रिमूव किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। उसके बाद सॉलिड्स दैट सेटल डाउन फ्रॉम द स्लज वाइल द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। उसके बाद इफ्लुएंट इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दो सॉलिड फॉर्म्स का वेस्ट था, वो नीचे जाके जो बैठ गया था जनरली, उसको कैसे निकाला जाएगा? बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? इफ्लुएंट इज पास टू एरेशन टैंक। इस तरीके का टैंक होता है जिसके अंदर उसको पास किया जाता है, जिसके अंदर उसको कांस्टेंट एगिटेशन कराया जाएगा। उसके अंदर एयर पंप की जाएगी और वहां पर कई सारे जो बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो कराया जाएगा। बैक्टीरिया जब हम ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से क्या बनेगा? फ्लॉक बनेगा, विच मीन्स फ्लॉक फॉर्मेशन होगा और कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया। जो आपका नीचे सॉलिड फॉर्म हो गया था उसको कौन खा लेगा? अब बैक्टीरिया, बिकॉज उसको खाना है, उसको जरूरत है, उसकी नीड है। तो इतने सारे बैक्टीरिया यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए जिन्होंने उस वेस्ट को खा लिया और जो है डिक्रीज इन बीओडी के अंदर डिक्रीज हो गया। बीओडी क्या है? अब आप पूछोगे व्हाट इज बीओडी? अपने बीओडी का मतलब तो बताया नहीं। बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करने के लिए सारे ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि इफ्लुएंट यानी कि वो सॉलिड स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं हम बीओडी। नेचुरली इफ ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा तो बीओडी कम हो जाएगा, और फिर बीओडी कम होगा तो इट मीन्स पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, राइट? तो व्हाट इज फ्लॉक? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि
फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक मतलब होता है बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स। एक मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फंगल के फिलामेंट्स और बैक्टीरिया दोनों ही मिक्सड अप होते हैं। जब बीओडी इंक्रीज होता है, जब बीओडी हो रहा होता है, तो पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इफ्लुएंट जो है वो पास ऑन हो जाएगा टू अ सेटलिंग टैंक। हेयर फ्लॉक सेटल डाउन एंड इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, बिकॉज जो फ्लॉक है जो बना था, क्योंकि उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खा चुका है, तो अब वहां पर क्या बचा है? सिर्फ एफ्लुएंट बचा है, तो वो आगे जाके सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर हो जाएगा और उसको आप क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। ओके, तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि किस तरीके से काम करता है आपका एक्टिवेटेड स्लज। इसके अंदर इन anaerobic sludge digestous anaerobic bacteria act on the activated sludge to produce biogas। बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, प्लीज वहां से जाके नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि आप जो हो अच्छे से पढ़ सको और आपको बार बार इस वीडियो को ना देखने की जरूरत पड़े। एक बार समझ के आप नोट्स को डाउनलोड करो और फिर उनका प्रिंट आउट निकलवा के अपनी प्रिपरेशन के अंदर उनको इंक्लूड करो, ठीक है। नाउ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इज सो इफेक्टिव दैट नो ह्यूमन टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू बीट इट टिल डेट। क्योंकि देखिए, हम माइक्रोब्स को इतनी ज्यादा अमाउंट में क्रिएट करते हैं कि वो ऑर्गेनिक मैटर को खा लेता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी ज्यादा एडवांस है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि जो ह्यूमन की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि खुद फिजिकली चीजों को हटाना, वो आज तक इस टेक्नोलॉजी को, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी को बीट नहीं कर पाई है। ओके, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्पफुल हैं? माइक्रोब्स प्रोड्यूस मैनी गैसेस ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के टाइम पर माइक्रोब्स काफी सारी गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट दे ग्रो ऑन एंड द टाइप ऑफ माइक्रोब। और जो ये गैस किस तरीके की प्रोड्यूस करेंगे ये डिपेंड करता है कि वो किस सबस्ट्रेट पर ग्रो कर रहे हैं, ओके, किस सबस्ट्रेट पर उनकी ग्रोथ हो रही है, और उसी के साथ साथ किस टाइप के माइक्रोब पर वो ग्रो कर रहे हैं। Anaerobic bacteria usually produce methane along with CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड and H2। Such bacteria are known as methanogens, जिसको हम मिथेनोबैक्टीरियम भी कहते हैं। और उसी के साथ साथ और भी होते हैं। मिथेनोजन के बारे में आप थोड़ा जान लो यहाँ पर। मिथेनोजेंस आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज, जो कि एज इन सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो जाते हैं, और र्यूमेन ऑफ कैटल के अंदर। इन द र्यूमेन ऑफ कैटल दीज बैक्टीरिया हेल्प्स इन सेल्यूलोज डाइजेशन। कैटल के अंदर ये काम करते हैं किसके लिए? ताकि सेल्यूलोज जो है उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट है हेंस एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, जो कि गोबर जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली कैटल का जो काव का या बफेलो का जो बेसिकली गोबर होता है, जो उनका एक्सक्रीशन होता है, उसको हम मिथेनोजेन में काफी रिच मानते हैं। क्यों? बिकॉज उसके अंदर प्रेजेंट है आपके एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिथेन गैस को। और उसकी मदद से मिथेन गैस जब उसके अंदर प्रोड्यूस होती है CO2 और H2 के साथ, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है? मिथेनोजेंस। इसलिए उसको दे आर रिच इन मिथेनोजेंस। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं। बायोगैस का प्लांट क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस प्लांट क्या क्या होते हैं ये हम नीचे देखेंगे। पहले आपको बता दूं कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये डायग्राम रट के जाना है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको ये नहीं लिख के देंगे या फिर आपको ये नहीं लिख के देंगे और आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। ओके, आपके पास कुछ स्टेप हैं जो आपको यहाँ पे बताएंगे कि सॉरी इसके कुछ क्या बोल सकते हो आप, कुछ इंग्रेडिएंट्स, नॉट इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ की गई हैं। मैं चीज़ें बोल देती हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि हेल्प करेंगी आपको जानने में कि कौन सी चीज़ यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रही है। कंक्रीट टैंक जो है, कंक्रीट टैंक है आपका। हेयर स्लरी ऑफ डंग इज फेड, इट इज अ 10 to 15 फीट डैम्प टैंक, ठीक है। डीप टैंक होता है, 10 से 15 फीट डीप होता है, गहराई होती है इसकी, और इसके अंदर जो काऊ का डंग है उसको एंटर किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। ये है आपका कंक्रीट टैंक, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फ्लोटिंग कवर। यहाँ पे फ्लोटिंग कवर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला कवर, ठीक है। ये क्या करता है? प्लेस्ड ऑन स्लरी राइजेस एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये स्लरी के ऊपर रखा जाता है ताकि जब गैस प्रोड्यूस हो तो ये ऊपर की तरफ उठे और राइज हो और गैस आराम से यहाँ पे बन सके। आउटलेट क्या होता है? इट इज कनेक्टेड टू द पाइप। ये पाइप से कनेक्ट होता है। पाइप क्या होता है? पाइप सप्लाई करता है बायोगैस को टू द नियर बाय हाउसेज, जो आसपास के घर हैं उनके लिए सप्लाई करेगा वो बायोगैस को। आउटलेट फॉर स्पेंट स्लरी। स्पेंट स्लरी कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। स्पेंट स्लरी को किस लिए यूज कर सकते हैं? फर्टिलाइजर की तरह। नेक्स्ट है बायोगैस प्लांट इज यूजुअली सेटअप इन रूरल एरियाज, यानी कि गांव के जो एरियाज होते हैं वहां पर बायोगैस प्लांट का काफी ज्यादा यूज किया जाता है और उसको वहां पे सेट किया जाता है, क्योंकि काउ डंग गांव में बहुत, यानी कि गाय का जो गोबर होता है फिर भैंस का जो गोबर होता है वो इजीली गांव में अवेलेबल होता है, इसलिए बायोगैस प्लांट वहां पे इजीली बना लिए जाते हैं। ओके,
बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। बायोगैस को किस लिए यूज किया जाता है? जो गैस प्रोड्यूस की गई है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, यानी कि आपके घर की जो लाइट्स चलेंगी वो उसकी मदद से जल सकती हैं, और जो आपकी बेसिकली जो कुकिंग है वो उससे हो सकती है। बायोगैस टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ, किसकी एफर्ट्स की वजह से बायोगैस की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो पाई? IARI एंड KVCI, दोनों की ही जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लेते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस। ओके, अब आते हैं माइक्रोब्स किस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। सो माइक्रोब्स जब बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह काम करते हैं तो क्या करते हैं? केमिकल, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल। हमें पता है कि हमारे लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट्स को देते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं। दे किल द यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली, वो यूजफुल या फिर हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स को इजीली किल कर देते हैं। दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स के लिए भी लॉन्ग रन में, यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। एज वेल एज इफ ऑल इंसेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज आर किल्ड, अगर एक स्पीशीज के पर्टिकुलर स्पीशीज के सारे इंसेक्ट्स को मार दिया जाए तो नेचुरल प्रेडेटर जो प्रे रिलेशनशिप जो है वो तो खत्म हो जाएगी और फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज नहीं करना चाहिए। हेंस बायोलॉजिकल मीन्स टू इरेडिकेट पेस्ट कैन बी यूज्ड। दिस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द लाइफ फॉर्म, यानी कि प्रेडेटर और जो प्रे है, जो खाने वाला है और जो जिसको हम खाएंगे, वो बेसिकली इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाई विच आर यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्कीटोज। यानी कि आप कह सकते हो प्रेडेटर जो है, प्रेडेटर का काम यहाँ पे कर रहे हैं लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज, और प्रे का काम कर रहे हैं एफिड्स एंड मस्कीटोज, ताकि इनको खत्म किया जा सके, इसलिए लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज का यूज किया गया। माइक्रोब्स कैन ऑल्सो एक्ट इन सेम मैनर, माइक्रोब्स को भी हम सेम मैनर में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैसिलस thuringiensis, जिसको हम BT भी कहते हैं, is used to control butterfly caterpillars. This bacterium is available in sachet as dried spores which are sprayed on the crops. क्रॉप के ऊपर इसको स्प्रे किया जाता है. The spores get into the gut of the larva and kill it while the other insect remain अनपर्टर्ब्ड. ओके, ताकि दूसरे हैं जो उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट जो जिनके लिए पर्टिकुलर इसको यूज किया गया है उनको किल ये कर देता है. बाय मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड की वजह से जो जीन्स होते हैं, जैसे कि बी थ्यूरिंगियंस रिस्पॉन्सिबल है फॉर किलिंग द लार्वे, हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट्स. कॉटन प्लांट्स, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ. ओके, हम हाईलाइटर ले लेते हैं. कॉटन प्लांट विद नहीं आएगा, इसको हाईलाइटर काम नहीं कर रहा. विद बीटी जीन्स इनकॉर्पोरेटेड इज नोन एज बीटी कॉटन. द फंगस ट्राइकोडर्मा living in roots of plant act as a biocontrol agent against several plant pathogens. Baculoviruses, particularly genus, are also used as narrow spectrum insecticidal agents. Okay, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर. बायो कंट्रोल एजेंट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यूजफुल इंसेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंजर्व अंडर IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. बायो कंट्रोल एजेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब हमें किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को, यूजफुल इंसेक्ट जो है उसको बचाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे प्रे प्रेजेंट है हम उनको प्रेडेटर के ऊपर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारा जो यूजफुल इंसेक्ट है वो यहाँ पर बच जाएगा. अब आएंगे हम लास्ट टॉपिक पर, जो कि है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. नाउ माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे काम करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन के अंदर, राइट. तो बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर दी जाए, क्वालिटी इंक्रीज कर दी जाए. कई ऐसे बैक्टीरिया, फंगाई और साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं. दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स बाय लिविंग इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज राइजोबियम. These bacteria fix atmospheric nitrogen. एटमोस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स कर देते हैं और एनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल के अंदर. ओके, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए. फंजाई ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स जैसे कि माइकोरहाइजा सच एज ग्लोमस. दे अब्जॉर्ब फॉस्फोरस एंड पास इट टू प्लांट्स, यानी कि वो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट तक उसको पहुंचाते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको पास आउट कर देते हैं. तो ये काम कौन करता है? फंजाई. साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नोस्टॉक, एनाबेना एटसेट्रा ऑल्सो फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर. स्पेशली
इन पैडी फील्ड्स। तो याद रखिएगा नॉस्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। आप नोट्स अभी वापस बता रही हूँ, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है ऑलरेडी, वहाँ से जाके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो इन्हीं नोट्स की। तो विद दैट सेड गाइस, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट जो हम चैप्टर अपलोड करने वाले हैं, चैप्टर के नोट्स अपलोड करेंगे, आपको वो नोट्स जरूर मिले और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।